सुबह होने से पहले का वो गहरा अंधेरा, हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जो उस आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। एक ऐसा तूफान जो हिंदुस्तान के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। आमने सामने खड़ी थीं दो सेनाएं। एक ओर राजपूतों का वो अदम्य साहस था और दूसरी ओर मध्य एशिया के वो फुर्तीले और बेहद अनुशासित घुड़सवार। ये सिर्फ दो सेनाओं की टक्कर नहीं थी, ये दो अलग अलग युद्ध शैलियों का टकराव था। और इसी दिन तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी की जीत। लेकिन ये सिर्फ एक जंग का नतीजा नहीं था। नहीं, ये तो हिंदुस्तान की तकदीर पर लिखी जा रही एक बिल्कुल नई इबारत थी। हिंदुस्तान को जीता तो जरूर, लेकिन उसने यहाँ हुकूमत नहीं की। वो वापस लौट गया और अपने जीते हुए सारे प्रदेशों की कमान उसने अपने सबसे भरोसेमंद गुलाम सेनापतियों के हाथों में सौंप दी। अब सत्ता परछाई से चल रही थी और इन्हीं परछाइयों में से एक चेहरा उभरता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। एक ऐसा गुलाम जिसकी किस्मत में जंजीरें नहीं बल्कि ताज लिखा था। उसे सिर्फ तलवार चलाना नहीं सिखाया गया था, उसे सिखाया गया था कि साम्राज्य कैसे चलाया जाता है। और फिर अचानक गौरी की मौत हो गई। ये खबर दिल्ली तक एक भूचाल की तरह पहुंची। सत्ता का जो केंद्र था वो टूट चुका था और उसकी जगह एक गहरा, बहुत ही खतरनाक शून्य पैदा हो गया था। दिल्ली के हर दरबार में, हर खेमे में अब बस एक ही सवाल गूंज रहा था। हर अमीर, हर सेनापति की आंखों में महत्वाकांक्षा और डर एक साथ नजर आ रहे थे। सवाल था, अब गद्दी कौन संभालेगा? और इसी अराजकता के बीच कुतुबुद्दीन ऐबक ने वक्त को पहचाना। उसके पीछे किसी शाही खानदान की ताकत नहीं थी, जो था वो थी उसकी अपनी तलवार और उसकी वफादार सेना। और इसी दिन ऐबक ने खुद को दिल्ली का पहला सुल्तान घोषित कर दिया। गुलाम वंश की नींव रखी जा चुकी थी। एक नए साम्राज्य का सूरज अब उग रहा था। ऐबक का शासनकाल छोटा जरूर था, लेकिन यादगार रहा। उसने दिल्ली को अपनी एक अलग छाप दी, मस्जिदें बनवाईं और उस मीनार की नींव रखी जो आज भी आसमान को छूती है, कुतुब मीनार। लेकिन सल्तनत की नींव अभी भी कमजोर थी और फिर एक दिन पोलो खेलते वक्त एक हादसा हुआ और सुल्तान की मौत हो गई। एक बार फिर खाली था। दिल्ली की हवा में साजिश और खून की गंध जैसे घुल चुकी थी और इसी अंधेरे से एक नए और पहले से कहीं ज्यादा दूरदर्शी शासक का उदय होना था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ये वो शख्स था जो जानता था कि साम्राज्य सिर्फ तलवार की नोक पर नहीं टिकते, वो एक मजबूत व्यवस्था की बुनियाद पर खड़े होते हैं। इल्तुतमिश ने बिखरे हुए प्रदेशों को एक साम्राज्य की शक्ल दी। उसने दिल्ली को सल्तनत का दिल बनाया, उसकी स्थायी राजधानी। फिर उसने शुरू की इख्ता प्रणाली, एक बहुत ही चतुर व्यवस्था जिससे अमीरों को जमीन दी जाती थी और बदले में सेना और वफादारी दोनों सुनिश्चित हो जाती थी। और तो और उसने अपने नाम के सिक्के भी जारी किए जो हर हाथ में पहुंचकर उसकी संप्रभुता का ऐलान करते थे। यही वो पल था जब दिल्ली सल्तनत को सिर्फ ताकत नहीं मिली, बल्कि इस्लामी दुनिया में एक वैधता भी हासिल हुई। अब सुल्तान की सत्ता पर बगदाद के खलीफा की मोहर लग चुकी थी। वो अब सिर्फ एक विजेता नहीं था, वो एक विधिवत शासक था। जिस दिन इल्तुतमिश की सांसें रुकी, पूरा दरबार एक गहरे सन्नाटे में डूब गया, क्योंकि अपनी वसीयत में उसने एक ऐसा नाम लिख छोड़ा था जो हर परंपरा को, हर नियम को चुनौती देने वाला था। दिल्ली के तख्त पर बैठी रजिया। इतिहास में ये पहली बार हो रहा था कि एक औरत हिंदुस्तान की सुल्तान बनी थी, रजिया सुल्तान। कहते हैं रजिया का दरबार घोड़े की पीठ पर लगता था। वो मर्दों की तरह कपड़े पहनती, बिना पर्दे के हुकूमत करती थी। लेकिन तुर्की अमीरों का वो शक्तिशाली गुट एक औरत को हुक्म देते हुए बर्दाश्त नहीं कर सका। रजिया का हर एक फैसला उनके अहंकार पर एक चोट की तरह था। रजिया के पतन के बाद अगले 26 सालों तक दिल्ली पर सुल्तानों ने नहीं बल्कि उनकी परछाइयों ने राज किया। सुल्तान तो बस कठपुतलियां थे, असली ताकत उन अमीरों के हाथ में थी जो पर्दे के पीछे से पूरी सल्तनत चला रहे थे। और इसी अंधेरे और अस्थिरता के दौर से एक शख्स उभरा, बलबन। वो तख्त पर बैठा नहीं था, उसने तख्त पर कब्जा किया था। और इसी के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, पूर्ण अधिकार और भय का युग।
बलबन ने ऐलान किया, सुल्तान धरती पर ईश्वर की परछाई है। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उसके शासन का मूल सिद्धांत था। उसने सुल्तान के पद को आम इंसानों और अमीरों की पहुंच से बहुत ऊपर, लगभग दैवीय बना दिया था। तो जहां एक तरफ इल्तुतमिश ने व्यवस्था और वैधता पर एक पूरा साम्राज्य बनाया था, वहीं बलबन ने डर पर अपनी हुकूमत कायम की। उसने जासूसों का एक ऐसा जाल बिछाया जो हर जगह मौजूद था, और सिजदा जैसी प्रथा शुरू की जिसमें दरबारियों को सुल्तान के सामने जमीन पर लेटकर सजदा करना पड़ता था। अब दिल्ली वफादारी से नहीं, डर से चलती थी। लेकिन जो साम्राज्य सिर्फ एक व्यक्ति के डर पर टिका हो, वो उसकी मौत के बाद अक्सर बिखर जाता है। बलबन की मौत के साथ ही सल्तनत पर उसकी वो लोहे की पकड़ ढीली पड़ गई, और उसके कमजोर उत्तराधिकारी उस तूफान को नहीं रोक सके जो अब दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। जलालुद्दीन खलजी ने आखिरी गुलाम शासक का खात्मा किया और तख्त पर कब्जा कर लिया। ये एक तेज और बहुत ही क्रूर तख्तापलट था, और इसी के साथ गुलाम वंश का अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया। तराइन के मैदान से लेकर खलजी के उदय तक सिर्फ 98 साल, एक सदी से भी कम वक्त में एक पूरा साम्राज्य गुलामी की जंजीरों से उठा और अपनी ही राख में मिल गया। इन 98 सालों में हिंदुस्तान ने देखा कि कैसे महत्वाकांक्षा, क्रूरता और किस्मत के दम पर एक गुलाम भी लोहे के सिंहासन तक पहुंच सकता है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये सत्ता का वो शाश्वत खेल है जो कभी खत्म नहीं होता।